हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में जो है आप सबका स्वागत है। आज जो है हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, वो है हमारा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे किसी भी एग्जाम के लिए। एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी सारे एग्जाम में जो है हमारे इलेक्शन कमीशन से काफी क्वेश्चंस हम लोग अपने एग्जाम में देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग के बारे में जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इससे रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हम लोग कवर अप करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए आज का टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 इलेक्शन कमीशन को डिस्क्राइब किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में। भाग 15 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो निर्वाचन आयोग की बात करता है एंड इससे रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल्स हैं इलेक्शन कमीशन से, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 ये जो है रेंज है हमारे इलेक्शन कमीशन का। अगर हमें अपने इलेक्शन कमीशन के बारे में जानना है तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 एंड आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक जो है हम स्टडी करेंगे। अब इस रेंज में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 बात करता है कि हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन होगा। अब इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या होगा हमारे इंडिया में? इलेक्शन कमीशन जो है ये लोकसभा के इलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगे, राज्यसभा के इलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्टेट असेंबली। ये सारे जो इम्पोर्टेंट इलेक्शन होते हैं हमारे इंडिया के, उसको कंडक्ट करवाने का काम जो होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। लोकसभा के चुनाव के द्वारा जो है हमारे इंडिया में सरकार चुनी जाती है। लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभा, स्टेट असेंबली, ये सारे इम्पोर्टेंट इलेक्शन जो है हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाएंगे। अब आपको ऐसा लगेगा कि हमारे इंडिया के सारे इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा हो रहे हैं, बट एक पॉइंट हमें याद होना चाहिए कि हमारे इंडिया में म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत इसके भी इलेक्शंस होते हैं। म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट करवाने का काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन ये दोनों अलग अलग बॉडीज हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंडिया में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शंस होते हैं उसको कंडक्ट करवाने का काम जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है और ये सारे इंपॉर्टेंट इलेक्शन जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमें इस रेंज में याद होना चाहिए, आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 जो है ये बात करता है राइट टू वोट। हमारे पास वोट करने का अधिकार है, राइट टू वोट। ये आर्टिकल जो है 326 ये हमें अधिकार देता है वोट करने का। आपको याद रखना है कि आर्टिकल 326 जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इट इज नॉट आवर फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे जो है एक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो एवरीवन, सबके लिए जो है फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो होते हैं और वो सबके लिए बराबर है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये सबके लिए नहीं होता है। इसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगते हैं, जैसे कि आर्टिकल 326 राइट टू वोट की बात करता है कि वोट देने का अधिकार है, बट ये अधिकार क्या सबके पास है? नो। हमारे इंडिया में वही वोट दे सकते हैं जिनका एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। जिनका एज 18 ईयर कंप्लीट हो चुका है वो हमारे इंडिया में जो है वोट दे सकते हैं। पहले हमारे इंडिया में वोटिंग का एज था
21, बट अब इस एज को रिड्यूस कर दिया गया है और एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में वोटिंग का एज है 18 ईयर्स। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है ऐसा किया गया, वोटिंग के एज को रिड्यूस किया गया। तो ये हुआ हमारा 61st अमेंडमेंट, 61वां संशोधन, 61st अमेंडमेंट जो हुआ था 1988। 61st अमेंडमेंट 1988 के द्वारा वोटिंग एज जो है हमारे इंडिया में, वोटिंग एज को कर दिया गया 18 ईयर। अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप वोट जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट जो है आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमें जानना है कि हमारे इलेक्शन कमीशन में टोटल कितने मेंबर होते हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन में जो है टोटल 3 मेंबर जो है हमारे इलेक्शन कमीशन में होते हैं। एंड ये जो 3 मेंबर्स होते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको नियुक्त किया जाता है इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को। अब ये जो हमारे 3 मेंबर हैं इनको भी जो है हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे कि हमारे इलेक्शन कमीशन में जो 3 मेंबर होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे हिंदी में बोला जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। और एक मेंबर तो हो गए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 मेंबर होते हैं हमारे जिन्हें कहा जाता है इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त। ये इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं ये मदद करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये हैं सुनील अरोड़ा जो है वो एट प्रेजेंट हमारे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और ये हमारे इंडिया के 23rd नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। जो हमारे इंडिया में फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे इंडिया में वो हैं सुकुमार सेन जो है ही इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एंड एट प्रेजेंट हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजीव कुमार और एक मेंबर जो हैं वो हैं सुशील चंद्रा एंड राजीव कुमार जो है ये एट प्रेजेंट हमारे इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर हैं। और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके अभी रिसेंट एग्जाम है उनको राजीव कुमार याद रखना है, क्योंकि राजीव कुमार को जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। इससे पहले राजीव कुमार के जगह पे थे अशोक लवासा। राजीव कुमार के जगह पे पहले थे इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा जो है अब वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। अब उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के पद को छोड़ दिया है। अब अशोक लवासा जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। तो यहाँ से हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लिया कि एट प्रेजेंट राजीव कुमार जो है हमारे इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर बने हैं और उन्होंने जिन्हें रिप्लेस किया है अशोक लवासा, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अशोक लवासा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें याद रखना है कि ये जो मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्शन कमीशन में नियुक्त किए जाते हैं ये कितने कार्यकाल के लिए, कितने समय के लिए जो है इनको नियुक्त किया जाता है।
तो इनका जो टेन्योर होता है, जो टर्म होता है 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ द एज, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए इन मेंबर्स का रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ द एज। एंड इन मेंबर्स को वही फैसिलिटीज दी जाती है, वही सैलरी और अलाउंसेस दिया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अलाउंसेस और जो सैलरी मिलती है, वही एडवांटेज जो है इन इलेक्शन कमिश्नर के पास भी रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें याद होना चाहिए कि हमारे इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हमारे इंडिया में पहला चुनाव हुआ था 1951 से लेकर के 1952 तक जो है पहला जनरल इलेक्शन जो है हमारे इंडिया में किया गया था। और उस टाइम पे हमारे इंडिया में जो रजिस्टर वोटर्स थे 17.3 करोड़ जो थे वो रजिस्टर वोटर थे फर्स्ट जनरल इलेक्शन के दौरान हमारे इंडिया में। नेक्स्ट हम जानते हैं कि लास्ट जो अभी जनरल इलेक्शन हुआ है 2019 में, 2019 जो जनरल इलेक्शन हुआ हमारा, ये 17th नंबर का जो है जनरल इलेक्शन है हमारे इंडिया का। आम चुनाव जो है ये 17th नंबर का जो है 2019 में हमें पता है कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी पार्टी जो है वो जीती थी और बीजेपी ने अपना सरकार बनाया इंडिया में। तो 2019 में जो है वो 17 जनरल इलेक्शन है हमारे इंडिया का। और इस टाइम पे जो है 90 करोड़ वोटर्स थे हमारे इंडिया में, रजिस्टर वोटर जो थे वो 90 करोड़ थे वोटर्स की संख्या। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा रजिस्टर वोटर की संख्या बताई गई 2019 में। ओके, तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम में। थैंक यू एवरीवन। घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड सेल्फ स्टडी जो है वो करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।